फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस चैनल पर 11th-12th केमिस्ट्री हो गई उसे बड़े डीपली और इजी लैंग्वेज में स्टडी करते हैं। और लास्ट कुछ क्लासेस से हमने 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखा है पढ़ना। और इसके अंदर एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोलोइड्स। हमारी लास्ट क्लास में हमने कोलोइड्स के बारे में पढ़ा। आज उसी का ही सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें जो टॉपिक कवर करना है वो है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। यानी जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनकी कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टीज है। तो इस क्लास के अंदर, आज के इस क्लास में, उन्हीं प्रॉपर्टीज को वन बाय वन करके पढ़ना हम स्टार्ट। तो हम आज की फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक इसी पर बेस्ड है, जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है दैट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एज वी ऑलरेडी स्टडी द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, हमने ये जाना कि दीज आर दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वैल्यू आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। दोज आर कॉल्ड एज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ अगर हम कंपेयर करते हैं ट्रू सॉल्यूशन को कोलोइडल सॉल्यूशन के साथ, तो ट्रू सॉल्यूशन के केस में जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। एज वी ऑल नो इट इज लेसर देन 1 नैनोमीटर। और कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए जो पार्टिकल साइज है वो होता है बिटवीन 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के। तो अब देखिएगा, जो पार्टिकल साइज यहाँ पर कम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आपका कोई एरिया आप कंसीडर करते हैं और 1 सेंटीमीटर क्यूब में आप देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, तो जहां पार्टिकल साइज कम है वहां टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, मोर होंगे। और कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ आपके सोल्यूट पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, लेस होंगे। सो अगर आपके कोलोइडल्स के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल लेस है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी इसके लिए क्या होगी, आपकी लो होगी। और ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का आपका नंबर है वो ज्यादा है, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू क्या मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी। देखिएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलाइडल पार्टिकल्स बीइंग बिगर एग्रीगेट्स, the number of particles in a colloidal solution is comparatively small as compared to a true solution. Hence, the value of the colligative properties are of small order as compared to the value shown by true solutions at the same concentration. तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल कम होने की वजह से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो आपके कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए मिलेगी कम एज कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन। जो सेकंड प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो है आपका टिंडल इफेक्ट। नाउ टिंडल इफेक्ट है क्या, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ देखते हैं। कि मान लीजिए आपके क्या है कि आपके पास एक ग्लास वाटर है, उस ग्लास ऑफ वाटर में क्या किया आपने, थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन बना लिया या थोड़ा सा फाइन सस्पेंशन का कोई सॉल्यूशन बना लिया, और फिर हमने इसमें से क्या पास की, एक लाइट पास की। लाइट पास करने से, इसके राइट एंगल से हमने इसे देखा और देखने पर हमें क्या मिला कि जो कोलोइडल्स के पार्टिकल हैं वो लाइट अप हो जाते हैं, वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो पाथ ऑफ द लाइट है ड्यूरिंग दैट द पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन क्या हो जाता है, आपका विजिबल हो जाता है। और वो विजिबल होता है वो जो लाइट है आपकी, उस लाइट बीम के स्कैटर होने की वजह से, due to the scattering of light होने की वजह से। and that scattering of light due to the particles of colloid is called as the Tyndall effect. Now Tyndall effect, the Tyndall effect is the light scattering by the particles in a colloid or in a very fine suspension. किसी फाइन सस्पेंशन में और कोलोइड में जो आपके पार्टिकल्स हैं वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं जिसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है, that effect is called as a Tyndall effect. For example, Tyndall effect also be observed during the projection of the picture in the cinema hall due to scattering of light by the dust and the smoke particles. यानी कोई सिनेमा हॉल अगर आपका है, वहां से जहां से लाइट प्रोजेक्ट होती है और आपके स्क्रीन पे जाती है, तो बीच में वो जो पूरा पाथ है वो क्या है, आपका लाइट अप हो जाता है, क्योंकि वो जो बीच में वहां पर डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट की बीम को कर देते हैं स्कैटर्ड। That scattering is called as a Tyndall effect. Now, Tyndall effect अगर कोई आपका सॉल्यूशन अगर दिखाता है, शो करता है, तो उसे दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो देखिएगा, Tyndall effect is observed only when the following two conditions are satisfied. The condition number one is the diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of the light used.
यानी जो आपका डायमीटर है डिस्पर्स पार्टिकल्स का, उनका जो डायमीटर है वो बहुत छोटा या कम नहीं होना चाहिए एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। अगर बहुत छोटा होगा तो फिर वो क्या नहीं कर पाएंगे, आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं कर पाएंगे। लाइक जो आपके ट्रू सॉल्यूशन का जो आप सॉल्यूशंस होते हैं, जो क्रिस्टलॉइड का पार्टिकल साइज है लेसर देन 1 नैनोमीटर, ये आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट शो करते हैं आपके आइदर द फाइन सस्पेंशन और उसके साथ आपके कोलोइडल सॉल्यूशन, ये आपके दिखाते हैं टिंडल इफेक्ट। साइज छोटा होगा तो टिंडल इफेक्ट शो आपका नहीं होगा। सेकंड कंडीशन देखिएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। कि सेकंड कंडीशन है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के अंदर क्या होना चाहिए, ग्रेट डिफरेंस होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। अगर ऐसा होगा तो आपका वो जो टिंडल इफेक्ट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, वो आपको ऑब्जर्व होगी, वो आपको देखने को वहां पर मिलेगी ना। इसी कंसेप्ट पर, इसी टिंडल इफेक्ट के कंसेप्ट पर, इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कंसेप्ट पर एक इंस्ट्रूमेंट आपका बनाया गया है। दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है वो क्या करता है, जो लाइट की स्कैटरिंग होती है कोलॉइडल के पार्टिकल्स से, उस स्कैटर्ड लाइट को ऑब्जर्व करता है। वहां हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से उन लाइट को जो स्कैटर्ड वाली है उसे देखते हैं। तो जो आपके पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड है वो हमें शाइनी डॉट्स के रूप में नजर आते हैं, हम उसे बड़े आसानी से देख सकते हैं। That instrument which is based on the concept of Tyndall effect is called as a ultra microscope. Now third जो हमें properties की पढ़नी है, that property is the Brownian movement और Brownian motion। देखिए, when colloidal solution are viewed under a powerful ultra microscope, the colloidal particle appear to be in a state of continuous zigzag motion। यानी जब आप कोलोइडल पार्टिकल को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के देखते हैं तो वो जिगजैग मोशन में कंटिन्यूअसली आपको मूव करते दिखते हैं। दैट जिगजैग मोशन जो है आपका, दैट इज कॉल्ड एज द ब्राउनियन मूवमेंट। दिस मूवमेंट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द ब्रिटिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन एंड इज नोन एज द ब्राउनियन मूवमेंट। This motion is independent of the nature of the colloid but depends on the size of the particles and the viscosity of the solution। यानी ये जो आपका मोशन है ये इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ द कोलॉइड पे, लेकिन किस बात पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है और विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। कितने ज्यादा पार्टिकल बड़े साइज के हैं उतना ही वो जो मोशन होगा वो थोड़ा स्लो होगा, और जितनी ही विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ज्यादा होगी उतना ही ये मोशन ऑफ द पार्टिकल्स में क्या होगा, आपका स्लो होगा। नाउ स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी फास्टर इज द मोशन। जितना स्मॉलर साइज है पार्टिकल का और लिक्विड की विस्कोसिटी जितनी कम है उतना ही ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मोशन क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। Now the Brownian movement has been explained to be due to the collision of the particles। ये देखिएगा जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल है वो कोलाइड करते हैं डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के साथ। तो जब वो कोलाइड करते हैं तो उनके बीच का जो कोलिजन है जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपके मूव हो जाते हैं, रिवर्ट बैक हो जाते हैं। लाइक अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल गया इस तरफ, यहाँ किसी से टकराया, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर यहाँ किसी से कोलाइड हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज की, यहाँ फिर कोलाइड हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज की, इस टाइप से। तो ये किसकी वजह से होता है, बिटवीन द कोलिजन, बिटवीन द पार्टिकल्स की वजह से। जो पार्टिकल के बीच में कोलिजन है उसकी वजह से क्या शो होता है, आपका ब्राउनियन मूवमेंट शो होता है। नाउ द ब्राउनियन मूवमेंट डज नॉट परमिट द पार्टिकल्स टू सेटल एज दस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड। तो 1 मार्क्स में अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए, what is the reason behind the stability of the colloidal solution, that is the motion, Brownian motion, it is responsible for the stability of the colloid। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, इसके जानने से पहले देखेंगे कि जो आपके कोलॉइड्स होते हैं, जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं वो आपके स्टेबल होते हैं। वो स्टेबल इस वजह से होते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं आपके, जो कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स आपके चार्ज होते हैं, उनके ऊपर कोई पर्टिकुलर चार्ज होता है। देखिएगा अगर मान लो कोई एक पार्टिकल है और दूसरा भी आपका डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है, दोनों के ऊपर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास आके कोलाइड नहीं करेंगे और थोड़ा एक दूसरे के पास मिलकर एक बड़े पार्टिकल का साइज बना के आपके सेटल डाउन या प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे। सो अगर इनके ऊपर चार्ज है,
आइदर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। अगर आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल आपके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिएगा, व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is applied across two platinum electrode dipping in a colloidal solution, the colloidal particles move toward one or the other electrode depending on their charge। यानी अगर आपके पास क्या किया आपने, कोलोइडल जो सॉल्यूशन यहाँ पर आपने क्या किया, इलेक्ट्रोड लगाई, इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो आपने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स थे, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गए, और अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गए। Now, positive charge particle move toward the cathode, while the negatively charged particle move toward the anode। Basically ये है कि वो जो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड है उनकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ एंड नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ आपका मूव करेंगे। अब देखिएगा, when electrophoresis the movement of particle is prevented by some suitable means, it is observed that the dispersion medium begin to move in an electric field। This phenomena is termed as the electroosmosis। देखिए आप क्या करें, आपने जो कोलोइडल सॉल्यूशन रखा, उस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आप बीच में से कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर आप बीच में लगा देते हैं और इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से आप करंट सप्लाई कर देते हैं, तो करंट सप्लाई करने पर पार्टिकल सब मूव करना चाहेंगे, लेकिन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो इन्हें मूव करने नहीं देगी। तो इस पॉइंट पर क्या है, जो आपका डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, जो सोलवेंट के पार्टिकल है, वो मूव करना स्टार्ट करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोओस्मोसिस, जिसे हम क्या कहेंगे, आपका इलेक्ट्रोओस्मोसिस कहेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रॉपर्टी में, दैट इज द कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। अब हमें पढ़ना है कोएगुलेशन क्या होता है और आपका प्रेसिपिटेशन क्या है। देखिएगा, द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइड, द स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफोबिक सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल। यानी जो लायोफोबिक सोल्स हैं, जो इनकी स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज। मैंने अभी बताया था आपको कि जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कोई चार्ज है, मान लीजिए इन सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ना कि अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे तो एक साथ मिलकर क्लोजर नहीं आएंगे, बड़ा पार्टिकल नहीं बनाएंगे और आपका ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन नहीं होंगे। देखिए, इफ वी रिमूव द चार्ज द पार्टिकल विल कम क्लोजर टू ईच अदर टू फॉर्म एग्रीगेट्स or coagulate and settle down due to the gravitational force। The process of setting of the colloidal particle is called as the coagulation or precipitation of the solution। ये आपका colloidal particles का settle down होना as a precipitate, that is called as the coagulation or precipitation। Now हमें पढ़ना है हम किन किन मेथड्स का यूज करके किसी colloidal solution को precipitate करवा सकते हैं। देखिएगा, The coagulation of the lyophobic sols can be carried out in the following methods। जो lyophobic sols हैं, हम उनका आपका coagulation करवा सकते हैं using different technique, using different methods। अब इन methods को हम one by one करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Like जो first method है आपका, that process is electrophoresis। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने पढ़ा कि हम क्या कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रिकल जो आपका फील्ड एक्सटर्नल आप अप्लाई करते हैं यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, और वहां पर जाकर वो हो जाते हैं न्यूट्रलाइज और फिर हो जाते हैं सेटल डाउन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोएगुलेट करवा सकते हैं। द कोलोइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, गेट डिस्चार्ज एंड प्रेसिपिटेटेड देयर। जो हमने अभी पीछे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकल को सेटल डाउन करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बाय मिक्सिंग द टू अपोजिटिवली चार्ज सोल्स। अगर एक कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, अगर आप ऐसे दोनों को मिक्स कर देते हो, दोनों को मिक्स करने पर ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे और क्या हो जाएंगे, आपके सेटल डाउन हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे, कोएगुलेट बना लेंगे और आपके क्या शो करेंगे, आपका प्रेसिपिटेशन प्रोसेस शो करेंगे। देखिएगा, अपोजिटली चार्ज सोल्स व्हेन मिक्स्ड इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन न्यूट्रलाइज देयर चार्जेस एंड गॉट प्रेसिपिटेटेड। For example, mixing of the hydrated ferric oxide, that is the positive sol, and arsenious sulfide, that is the negative sol, is called as the mutual coagulation। यानी ये positive sol इस negative sol के साथ मिलकर क्या करेगा, coagulation शो करेगा, और जब ये coagulate हो जाएंगे तो ये किस वजह से हुए, by mixing two oppositely charged sols। थर्ड देखिएगा,
बाय बॉइलिंग। अब बॉइलिंग में देखिए कि मान लीजिए आपका कोई कोलोइडल का पार्टिकल है, इस कोलोइडल के पार्टिकल के ऊपर क्रिस्टलोइड्स हैं, यानी चार्ज कंटेनिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जब आप इन्हें हीट करते हैं तो इन पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाता है, इनकी स्पीड बढ़ जाती है और ये एक दूसरे पर कोलाइड करना स्टार्ट करते हैं। जब ये कोलाइड करते हैं तो इनके ऊपर जो ये आपके चार्ज पार्टिकल चिपके हुए हैं, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे उतरना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये चार्ज पार्टिकल आपके हट जाते हैं तो जब इनके बीच में कोलिजन होगा तो ये रिजल्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द बिगर मॉलिक्यूल, और वो बिगर मॉलिक्यूल क्या करेगा, ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाएगा। देखिए, व्हेन वी बॉयल ए कोलोइडल सॉल्यूशन द एडसॉर्ब्ड लेयर इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द इंक्रीज्ड कोलिजन with the molecules of the dispersion medium. This reduces the charge on the particles and ultimately lead to the settling down in the form of a precipitate. तो हम क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग की हेल्प से भी आप क्या करवा सकते हैं, प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं, कोएगुलेशन करवा सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी, दैट इज द बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। ये भी कुछ ऐसा ही है कि देखिए आपके कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, क्योंकि इनके ऊपर क्या करते हैं, आपके डिफरेंट क्रिस्टलोइड के चार्ज पार्टिकल आपके एडजॉर्ब रहते हैं, एक लेयर होती है इसके ऊपर। मान लीजिए इसके ऊपर एक लेयर है बिल्कुल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की। हम क्या करें, इस कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या करवा दें, हम इसकी डायलिसिस करवा दें। डायलिसिस करवाने पर क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, ये पार्टिकल धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जब ये पार्टिकल आपके रिमूव हो जाएंगे डायलिसिस करने से, क्योंकि ये पार्टिकल साइज ही आपका क्या करता है, पास हो सकता है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बचेगा उस पर वो स्टेबलाइजिंग चार्ज होगा ही नहीं। जब वो चार्ज ही नहीं होगा तो वो कोलोइडल जो पार्टिकल्स है वो स्ट्राइक करेंगे एक दूसरे से और क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। देखिएगा, ऑन प्रोलॉन्ग डायलिसिस ट्रेसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सोल आर रिमूव्ड almost completely and the colloid became unstable and ultimately coagulate। यानी अगर आप इनके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स को रिमूव करवा देते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, और वो भी प्रोलॉन्ग डायलिसिस, तो आपका जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमें पढ़ना है बाय एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, कि आप क्या करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का ऐड करवा के भी प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं। जैसे कि व्हेन वी ऐड एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट द कोलोइडल पार्टिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड, दिस इज ड्यू टू द कोलोइडल्स इंटरेक्ट विद द आयन कैरिंग अपोजिट चार्ज। मान लीजिए कोलोइड के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है, तो जो भी आपने आयन डाला, इलेक्ट्रोलाइट डाला, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये दोनों मिलके हो जाएंगे न्यूट्रल। और जैसे ही न्यूट्रल हो जाएंगे तो उसके बाद इनका हो जाएगा कोएगुलेशन। दिस कॉज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द आयंस व्हिच लीड टू देयर कोएगुलेशन। The ion responsible for neutralization of charge on the particle is called as the coagulating ion। तो जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, जो आपने अपोजिट चार्ज आयन डाला है, जिसने क्या करवाया, कोएगुलेशन करवाया, उसे हम कहते हैं कोएगुलेटिंग आयन। देखिएगा, ए नेगेटिव आयन कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोल एंड वाइस वर्सा। अगर आपका कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है पार्टिकल्स पे, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पे, तो पॉजिटिवली चार्ज जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयंस हैं, वो क्या करेंगे, इसका कोएगुलेशन करवाएंगे। ऐसे अगर आपका इनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है कोलोइडल के पार्टिकल्स के ऊपर, तो जो भी नेगेटिवली चार्ज आप आयन डालेंगे, आप जो एनायन डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का जो एनायनिक पार्ट होगा वो क्या करेगा, कोएगुलेशन करवाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कोलोइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि ब्राउनियन मोशन क्या है आपका, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है आपकी, या इससे रिलेटेड जितनी भी हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज आज की इस क्लास में स्टडी की उनके बारे में। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर मेरा काम आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।